3,000 रुपए और उसके बाद प्रति टन पर 1,000 रुपए शासन से निर्धारित है। अगर नियम से ये किया जाता तो करीब 30,000 गाड़ियों का ओवरलोडिंग का जुर्माना हर महीने 141 करोड़ सरकार के खाते में जाता। लेकिन मंत्रियों और अधिकारियों की मिली भगत से केवल 5,000 रुपए प्रति गाड़ी एंट्री फीस लेकर पूरे महीने 30,000 गाड़ियों का ओवरलोड परिवहन कराया जाता है, जिसका कोई सरकारी लेखा जोखा नहीं होता है। ये करोड़ों की काली कमाई सीधे मंत्रियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के जेब में जाती है। ये तो बात रही परिवहन विभाग की, अब बात आती है खनन विभाग की। खनन विभाग में 350 फीट पर रॉयल्टी 3800 रुपए निर्धारित है, लेकिन उसी रॉयल्टी पर 12,500 रुपए लेकर 1200 घन फीट बालू या गिट्टी ढोया जाता है। 12,500 में से 3800 रुपए रॉयल्टी का निकाल दिया जाए तो बाकी की रकम 8700 रुपए प्रति गाड़ी अतिरिक्त वीआईपी वसूला जाता है। जिले से करीब 30,000 गाड़ियां हर महीने ओवरलोड गिट्टी या बालू लादकर बाकी जिलों में जाती है। इस तरह से 30,000 गाड़ियों का 8700 रुपए के हिसाब से करीब 26 करोड़ 10 लाख रुपए हर महीने वीआईपी वसूला जाता है, जिसका कोई सरकारी लेखा जोखा नहीं है। जिले के जनप्रतिनिधि इस काली कमाई पर चुप्पी क्यों साधे रहते हैं? क्या ये मान लिया जाए कि इस काली कमाई में ये भी हिस्सेदार होते हैं? काली कमाई का कैलकुलेशन कहता है कि सूबे में हर महीने अरबों की ब्लैकमेलिंग सिर्फ ट्रकों से वसूली कर जुटाई जाती है। इस लूट पर हर जिम्मेदार शख्स खामोश है। तो क्या ये मान लिया जाए कि हमाम में सब दंगे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जी हां, सब कुछ सामने है फिर भी सभी खामोश हैं। तो सवाल इसी बात का है कि क्या हमाम में सभी नंगे हैं? क्योंकि दरअसल यहां पर धंधा नीचे से ऊपर इसी तरीके से चलता है। संतरी से लेकर मंत्री सबका इसमें एक अपना हिस्सा होता है। इसका जिक्र कई जगहों पर किया गया इस रिपोर्ट में। इसके पहले जो हमने आपको दिखाई, सूबे के सभी ट्रांसपोर्टर और ट्रक मालिक परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस के संगठित अपराध के शिकार हो रहे हैं। चुपचाप वो इस लूट को बर्दाश्त करने को मजबूर है। लेकिन एक ट्रांसपोर्टर ने इन लुटेरों के खिलाफ आवाज उठाई। कहावत है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। सच के सिपाही ट्रांसपोर्टर करमवीर आजाद के साथ भी यही हुआ। उनकी आवाज किसी के कानों में सुनाई तो नहीं दी, लेकिन उनके विरोध से नाराज भ्रष्ट अधिकारियों ने इन्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, 10 भी नहीं, बल्कि सैकड़ों दस्तावेज पढ़ते पढ़ते आप थक जाएंगे, लेकिन दस्तावेज खत्म नहीं होंगे। ये दस्तावेज परिवहन विभाग को तमाचा है, सरकार को तमाचा है, इस सिस्टम को तमाचा है और न्यायालय के आदेशों की खुलेआम अवमानना है। एक ईमानदार ट्रांसपोर्टर जब इस भ्रष्ट सिस्टम का हिस्सा नहीं बना तो उसके खिलाफ खोल दिया गया मोर्चा। एक ईमानदार ट्रांसपोर्टर ने जब एंट्री भरने से इनकार किया तो उसके ट्रकों को जब्त करवा दिया गया। और एक ईमानदार ट्रांसपोर्टर ने जब लूट के इस खुले खेल का विरोध किया तो उसे सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया गया। समाज सेवियों से लेकर राजनीतिक दलों तक, पुलिस से लेकर अधिकारियों तक, सिस्टम से लेकर सरकार तक किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। भ्रष्टाचारियों से लड़ते लड़ते ये शख्स इस कदर हार गया कि इसने जिंदगी का मोह छोड़ दिया और राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की गुहार लगाता रहा। सुनिए जरा, सच की इस लड़ाई में ट्रांसपोर्टर करमवीर आजाद ने क्या खोया और क्या पाया। 1.5 वर्ष पूर्व मैंने जो है धरना प्रदर्शन शुरू किया ट्रांसपोर्ट नगर में। जब मैंने धरना प्रदर्शन शुरू किया तो हमारे साथ में कम से कम नहीं कुछ तो सैकड़ों की संख्या में ट्रांसपोर्टर आए और वो लोग जो कहे कि नहीं ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। परिवहन अधिकारी के प्रताड़ना का शिकार न बन जाएं, इस कारण से वो लोग जो है
आवाज नहीं उठा रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं नहीं, इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मैंने आवाज उठाई तो जब मैंने आवाज उठाई तो कहीं ना कहीं जब कोई आवाज उठाता तो उसको जो है भ्रष्ट परिवहन अधिकारियों के प्रताड़ना का शिकार बनना पड़ा। मेरी गाड़ियां धड़ाधड़ बंद करना शुरू किए। मेरी गाड़ियां इतनी बंद की गई कि मुझे आर्थिक रूप से पूरा टूट गया। मैं करमवीर का अच्छा खासा व्यवसाय चल रहा था, लेकिन उनके इस कदम से उनके बुरे दिन शुरू हो गए। ओवरलोड से रोड डैमेज होते हैं, रोड एक्सीडेंट होते हैं, रोड जाम होते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। और जो रोड टूटता है वो राजस्व के पैसे से दोबारा रोड बनाई जाती है। जब दोबारा रोड बनाई जाती है, अल्टीमेटली वो जनता का पैसा होता है। जब वो जनता का पैसा होता है तो जनता के पैसे का दुरुपयोग है। आप ये सोचिए कि एक भिखारी आदमी भी एक बीड़ी भी अगर खरीद करके पीता है तो उसमें सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, दुनिया भर के टैक्स के माध्यम से सरकार के पास राजस्व जाता है। वो भिखारी के पैसे का इस कदर दुरुपयोग कर रहे हैं, इस तरीके से बंदरबाट बनाए हुए हैं, जैसे लग रहा है कि ये पूरा जो है मतलब और जनता को बेवकूफ बनाए। चूंकि करमवीर के इरादे मजबूत थे, लेकिन उतने मजबूत नहीं जितना कि परिवहन विभाग का भ्रष्ट सिस्टम है। करमवीर ने परिवहन विभाग के जिला स्तर के अधिकारियों से लेकर लखनऊ में बैठे बड़े अफसरान को भी पत्र लिखे, लेकिन करमवीर को कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। करमवीर को आखिरी उम्मीद कोर्ट नजर आई। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो 14 जून को मैं बहुत परेशान हो गया। एक बार फिर भूख हड़ताल पे मैं बैठा कि हो सकता है शासन प्रशासन जो है अवेयर हो जाए शायद मेरे इससे, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों के ऊपर 1% का फर्क नहीं पड़ा। 1% का फर्क नहीं पड़ा। तो 14 जून को मैं बहुत परेशान हो गया। मेरा मकान की नोटिस आ गई कि आपकी मकान बिक जाएगा, आपके ट्रक बिक जाएंगे। ऐसी स्थिति आ गई कि मैं भूखमरी की कगार पे आ गया हूं। आप यकीन नहीं करेंगे कि 15 साल बाद मेरे औलाद की खुशी मिली। कोर्ट के आदेश का भी भ्रष्ट अधिकारियों पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। सच की इस लड़ाई में करमवीर को खाने के लाले पड़ने लगे। तब उन्होंने आखिरकार हारकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई। यहाँ आरडीओ लखनऊ इन्फोर्समेंट लक्ष्मीकांत मिश्रा के यहाँ मैंने कहा कि साहब मैंने जो है इच्छा मृत्यु की मांग की, तो उन्होंने ये कहा इच्छा मृत्यु की मांग नहीं करना चाहिए, तुमको तो मर जाना चाहिए। ये समझ लीजिए कि झांसी से लगा करके जहां तक मेरा परिक्षेत्र मैं काम किया, मैंने ये झांसी से लगा करके आपके लखनऊ, बहराइच, सीतापुर, फैजाबाद, हरदोई, इन सब जगहों में आरटीओ पैसा लेकर के खुले आम जो है ओवरलोड गाड़ियां संचालित कराते हैं। परिवहन विभाग में भ्रष्ट अधिकारियों की चमड़ी कितनी मोटी हो चुकी है और उनके भीतर मानवता किस हद तक दम तोड़ चुकी है, ये भी नजर आया। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने करमवीर से कहा कि तुम्हें मर जाना चाहिए। और इससे पीड़ित हर व्यक्ति है, कोई ऐसा ट्रांसपोर्टर नहीं है परिवहन माफिया को छोड़ करके। बाकी जो परिवहन व्यवसायी है, वास्तविक में परिवहन व्यवसायी है, वो हर आदमी पीड़ित है। लेकिन आज की दुनिया को समझने वाले कहते हैं कि हवा के रुख को पहचानना और उसके साथ चलना सीखो। लेकिन करमवीर आजाद बचपन में नैतिक शिक्षा की किताबों में मिली सीख से आज तक नाता नहीं तोड़ पाए। शायद यही उनकी बर्बादी का सबसे बड़ा सबब है और नैतिकता की तिलांजलि भ्रष्टाचारियों की खुशहाली का सबसे बड़ा मंत्र है। लखनऊ से रवि कुमार, इंडिया न्यूज। जी हां, देखा आपने कि कैसे एक आदमी ने आवाज उठाई तो बर्बादी के कगार पर आ गया और उसने इच्छा मृत्यु की मांग की तो कहा गया कि मर जाओ, मांगने की जरूरत क्या है, मौत खुद अपने आप तुम्हें गले लगाएगी। सवाल इस बात का है कि जिन सड़कों का, जिस राजस्व का और प्रदेश की जनता का ख्याल
सत्ता के हुक्मरानों और उनके साथ काम करने वाले इन अफसरानों को रखना चाहिए था, उसका ख्याल एक ट्रांसपोर्टर रख रहा, उन चीजों का वो जिक्र कर रहा, लेकिन जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं वो सिर्फ अपनी जेब कर रहे गर्म और उसके साथ अपने आला कमान को कर रहे खुश, वहां पर भी पहुंचा रहे मोटी रकम। और भी चीजें बाकी हैं और इस पर चर्चा भी हम करेंगे कि डी कोड में जो हमने कुछ अब तक दिखाया है उसका क्या असर और कितना गंदा ये खेल है, कौन कौन इसमें शामिल है और खामोशी आखिर इतनी ज्यादा क्यों दिखाई देती है इस गंदे खेल पर, इसको भी हम आगे करेंगे, चर्चा में शामिल करेंगे खुलासा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द आते हैं।